नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। पंजाब विधानसभा चुनाव में लोग त्रिशंकु विधानसभा चुने जा रहे हैं और दरअसल यह तब पता चला है जब एनबी न्यूज की टीम ने पंजाब की सियासी धारा को हर कोने को अपने कैमरे से देखा और यहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश भी की। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तमाम पार्टियां मशक्कत करती दिख रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, पंजाब में पार्टी का एजेंडा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी काफी हद तक सफल होती भी दिख रही है, लेकिन देहात क्षेत्र में पार्टी का प्रयास ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश में अंदरूनी विवाद में घिरी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच विवाद गहराया हुआ है। हालांकि इसके बाद भी आम जनता के बीच पार्टी बनी हुई है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन को अपना प्रभाव पंजाब की जनता के बीच बना नहीं पा रही है। पंजाब में भाजपा के लिए कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। ऐसे में भाजपा गठबंधन को भी पंजाब में मुंह की खानी पड़ सकती है। पंजाब में 2022 के चुनावी जंग में किसानों की पार्टी ने भी ताल ठोक दी है और ऐसे में केजरीवाल पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि मैं मानता हूं कि अगर किसानों की अगुवाई में मोर्चा पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगा तो वह आम आदमी पार्टी का वोट काटेगा। तो जाहिर है चुनावी जंग में राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी हुई है और ऐसे में अब पंजाब की जनता के हाथों ही इन सियासी सूरमाओं का सियासी भविष्य लिखा जाना है, जो 10 मार्च को सबके सामने होगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो पंजाब में चुनावी फसल की कटने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है और 10 मार्च को पता चल जाएगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा और किसके सिर पर ताज सजेगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। अशोक सरीन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतपाल सलूजा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरमेल केसरी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हरमेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरमेल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, प्रीतपाल जी आपके पास ही आएंगे। सबसे पहले, आपने पिछला चुनाव पंजाब में बहुत ही दमदारी के साथ लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा पंजाब में और अच्छी सीटें लेकर के आए। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से आप पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बात का आप पूरा दावा भी ठोक रहे हैं कि आने वाले समय में पंजाब की सत्ता पर आप काबिज होंगे, लेकिन जो जमीनी स्तर पर देखने को मिला कि आप जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम सारे महंगाई, ये मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के आप आवाज उठा रहे हैं। देहात क्षेत्र में आप अर्बन एरिया में तो अपनी पकड़ बना पा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने में सफल काफी हद तक हो रहे हैं, लेकिन अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं आपकी जो ये मुद्दे हैं, आपकी ये जो पकड़ है, वो जनता के बीच में पैठ बनाने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही आपको। देखिए, आपने कहा कि पिछली बारी हमने कांग्रेस पार्टी ने 80 सीटें लेकर पंजाब में सरकार बनाई और मैं पूरे यकीन के साथ जवाब मुझे देना आज सवाल मुझसे था प्रीतपाल जी आपसे। हाँ, मैं बीच में को बोलने लगा था। ठीक, देखिए, मैंने जो बातें आपने कही मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पंजाब के अंदर मैंने शहरी क्षेत्र में भी काम किया, ग्रामीण क्षेत्र पे भी काम किया। अभी लगातार वहां से लीड आती रहती है लोगों के बीच की। तो आपके भी कोई जानने वाले अगर पंजाब में रहता हो, आप उनसे भी पूछिएगा। पंजाब की जनता जो है ना, 2 गोल से बाहर आना चाहती है। पहले पंजाब में रहने वाले नहीं, दरअसल पंजाब में पूरी टीम कोने कोने में भ्रमण कर रही है और पंजाब के सियासी हालातों का जायजा ले रही है एएनबी की टीम।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल पे या आपकी जो खोजी टीम है उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा जी। हूँ। जनता जनार्दन मालिक होती है। बिल्कुल। जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है, वो आएगी। और आपको 10 मार्च को जब वहां के ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी तब आपको ये दिखने लगेगा। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां न 3 में न 13 में है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मान की 3 विधायक थे, उससे पहले 6 विधायक थे, फिर 3 विधायक रह गए। इस बार शायद वो भी नहीं रहेंगे। प्रीतपाल जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। प्रीतपाल जी आपको यहाँ पर रोकेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे प्रीतपाल सिंह जी के पास आएंगे। जी आप अपनी बात पूरी करिए प्रीतपाल जी। देखिए, पंजाब का जो चुनाव है ना, वो इस समय बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहले तो हम लोगों ने पंजाब की जनता को एक ऑप्शन दिया, एक विकल्प दिया। 2017 में भी दिया था, इस बार भी दिया हम लोगों ने। 2017 में हमारे पास बहुत ज्यादा बातें रखने के लिए नहीं थी। अब 2022 का चुनाव इस समय हो रहा है, तो हमारे पास 5 साल का वो अनुभव, 49 दिन का वो अनुभव पिछला, और 1 साल का ये अनुभव जुड़ चुका है और जनता देख चुकी है। क्योंकि ज्यादातर जो पंजाब के लोग हैं वो दिल्ली आते जाते रहते हैं, उनके कई जानने वाले रिश्तेदार, परिवार। तो लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहा है, वो किया भी उसने। वो यहाँ पे भी हमको करके देगा। पंजाब को बदलने का अगर मादा किसी के पास हो, वो आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी ने एक राय शुमारी कराई। हमारी आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि लोगों से राय लेके हम लोग सारा काम करते हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा दिया, भगवंत मान को आगे रखा और ये भी कहा कि इनके अलावा भी आपको कोई व्यक्ति दिखे तो आप उसका भी नाम बताएं, पार्टी उस पर भी विचार करेगी। मगर सभी ने तकरीबन मतलब 100% कह लीजिए लोगों ने कहा कि भगवंत मान जी सीएम के चेहरे के रूप में हम लोग को आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। ठीक। और जन जन गली में जाए, कहीं जाए, कुचे में जाए, कहीं चाय की दुकान पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, लोगों में अब चर्चा का विषय बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी और बादल सरकार जो थी वो लगातार लूटती रही, 10 साल लगातार लूटती रही। अब कांग्रेस ने 5 साल, पौने 5 साल पहले एक कैप्टन था जो लूट के चला गया। उसने श्री गुटखा साहब पे कसम खाई, कोई काम नहीं किया। ना उन्होंने चट्टे व्यापारियों पे कोई रोक लगा पाए, उनको गिरफ्तार कर पाए, ना रेता माफिया पे रोक लगा पाए, ना लीकर माफिया पे रोक लगा पाए। तो आम आदमी पार्टी जो उतर रही है पंजाब के अंदर, वो जनता के डिमांड पे उतर रही है। जनता का बहुत भरपूर डिमांड है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में करके दिखा रही है वो पंजाब में भी करके दिखाए। पंजाब भी हरित प्रदेश बने। पंजाब के लोग भी जो विदेश चले जाते हैं, हमारी युवा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो पंजाब में उसको देश के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा, वो विदेश चली जाती है। तो आम आदमी पार्टी आएगी। जो युवा बाहर जा रहे हैं, जो हमारी योग्यता बाहर जा रही है, वो हिंदुस्तान में ही रहकर पंजाब में उसको नौकरियां मिलेंगी, उनके स्टैंडर्ड का काम मिलेगा। लोगों को, किसानों को जो एमएसपी के ऊपर उनको उनके उपजाए हुए अनाज का उनको फल स्वरूप उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वो आप उचित मूल्य दिलाने का काम करेंगे। तमाम सारे मुद्दे उचित मूल्य दिलवाएंगे, बिजली फ्री दिलाएंगे, माताओं बहनों को आवागमन बसों में फ्री दिलवाएंगे, 1000 रुपए प्रति महिलाओं को घर के अंदर हम लोगों ने कहा वो देंगे, अच्छी सड़कें देंगे। इंडस्ट्री जो वहां से भाग भाग के बाहर चली जा रही है, दूसरे प्रदेशों पे जा रही है, उस इंडस्ट्री के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लेके आएंगे ताकि इंडस्ट्री बाहर ना जाए। हर तरह से हम जितना भी अच्छे से अच्छा कर सकते हो पंजाब के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये बड़े बड़े दावे कर रही है और ये कह रही है कि जो पंजाब की पूर्ववर्ती सरकारों ने अब तक करके नहीं दिखाया है वो हम करके दिखाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे हरमेल केसरी जी के पास। हरमेल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी,
आ रही है, सुन पा रहा है आपको? जी जी जी, हरमेल जी, जिस तरीके से पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त एंट्री मारी थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, इस बार भी वो पूरा दम भर रही है कि सत्ता में आएंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी अगर चुनौती किसी के पास है और सबसे ज्यादा खतरे की घंटी अगर किसी के साथ बज रही है तो वो आपके लिए ही बज रही है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपको एक बार फिर से बड़ी चुनौती है सत्ता पर काबिज होने के लिए। दूसरी बात ये कि अंतर कलह जो आपके यहां देखने को मिल रहा है, क्या इसका भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी है ना, इनको सबसे पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी को छोड़ के इनको नाम रखना चाहिए। इधर उधर से जो लोग इकट्ठा किए हैं इन्होंने दूसरी पार्टियों से ना, इनको उस ऐसा नाम रखना चाहिए। ये जो अन्ना आंदोलन के समय इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था केजरीवाल ने, तो वो लोग आज इस पार्टी में नहीं रहे हैं। कब आपके सामने आपने देखा होगा जलंधर में कैसे राघव चड्ढा पिछले गेट से भागते रहे, टिकटें पैसे लेकर इन्होंने दी। तो और जो पिछली बार भी 2017 की अगर बात करें तो बहुत ऐसा लग रहा था कि पूरे पंजाब में पता नहीं आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है, और आया क्या नतीजा, 18-20 MLA, ठीक है, और उसमें से जाते जाते 10 या 12 रह गए। तो आम आदमी पार्टी का कोई जादू नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी ये सरकार बनाएगी। और दूसरा, जितनी भी गारंटियां ये लोग आम आदमी की पार्टी, मैं तो इनको आम आदमी पार्टी भी कहना उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। जो गारंटियां इन्होंने दी है, इनसे पूछिए क्या आप दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं? जो आप कह रहे हो हम 1000 रुपया यहाँ पर हर महिला को देंगे, क्या अगर आपको महिलाओं का इतना ध्यान है तो आपकी दिल्ली की कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं? अगर ये एससी की बात करें तो वहां कितनी महिलाएं हैं? तो ये सिर्फ इनका जो झूठा चेहरा केजरीवाल का है ना, वो सामने आ चुका है, और पंजाब के लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझते हैं। उसका जवाब उन्होंने पिछले चुनाव में दे दिया था, और इनके एमएलए छोड़ कर भागे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब को तरक्की के ऊपर लेकर आई है, और इसके बाद जब चन्नी जी शपथ लेंगे दोबारा से तो पंजाब और तरक्की करेगा। और पूरे देश में पहले भी कांग्रेस पंजाब सूबे को पहले नंबर पर लेकर आई थी, चाहे वो उपज में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, और दोबारा से पंजाब पूरे देश में पहले राज्यों में सबसे पहले नंबर 1 पर होगा। ठीक है अशोक जी, आपके लिए तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में आप अकाली दल के साथ रहे, तब भी बहुत खासा प्रभाव आप जमा नहीं पाए पंजाब में, और इस बार भी अगर कहें कि कैप्टन साहब आपके साथ में हैं, माझा क्षेत्र में मानते हैं कि जो माझा रीजन है इस जगह पर कैप्टन साहब का कुछ खासा प्रभाव है। 25 सीटें आती हैं माझा रीजन में, लेकिन प्रभाव भी मुझे लगता है कहीं निष्प्रभाव में ना तब्दील हो जाए चुनाव में, क्योंकि आपके साथ हैं। दूसरी बात, किसानों का भी कहीं ना कहीं आपको जो नाराजगी है किसानों के अंदर, वो आपको झेलनी पड़ेगी इस बार। तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे पंजाब में आप? पहले तो मैं आपके आंकड़े बता दूं, जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो हम 2 से लोकसभा की शुरुआत करी थी। आज 303 लोकसभा में हमारे सांसद है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हमारी पार्टी बनी। और हमारे बारे में हरियाणा में बोला जाता था कि ये ब्रीफ केस की पार्टी है। आज दूसरी बार हमारी सरकार बनी। 2017 से पहले यूपी में सब कहते थे कि स्वप्न देख रहे हैं दिन खुले में कि भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में हमारी बनी, 19 में हमारी बनी। ये मैं समझता हूँ उसका आकलन इस तरह से करना भाजपा का वो ठीक नहीं रहेगा। और मेरे से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे बारे में बहुत अच्छा खासा बोल रहे थे, बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले अध्यक्ष थे पंजाब के, छोटेपुर जी आज कहाँ हैं? इनके उसके बाद अध्यक्ष बने गुरप्रीत घुग्गी जी, आज कहाँ हैं? इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले बने फुल्का जी, आज कहाँ हैं? इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके बाद बने खैरा जी, आज कहाँ हैं? इनके लोकसभा सांसद बने हरिंदर सिंह खालसा, आज कहाँ हैं? इनके 3 सांसद चले गए, इनके 10 विधायक चले गए। ये हमारे साथ उनका आकलन करते हैं। हमारी पार्टी में इन्होंने जो अपने जो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं 65
60% बाहर की भर्ती है, 65 लोग। और जालंधर में जहां मैं रहता हूँ 75% जो 4 में से 3 कैंडिडेट अन्य पार्टी से आए। ये हमारे क्या पंजाब में दशा दिशा देंगे? और ये पंजाब में आकर दिल्ली मॉडल कर रहे हैं। मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये बताएं कि ये जो कुछ दिन पहले इनकी शराब पॉलिसी आई है, 230 ठेकों से बढ़ाकर 800 कितने ठेके कर दिए। आगे शराब का ठेका अगर 10 बजे तक खुलता था, अब 3 बजे तक खुलेगा। अगर 18 साल तक एज लिमिट थी, उसको 16 साल कर दिया। ये पंजाब को क्या दशा और दिशा देना चाहते हैं? सरकारी आंकड़ा है 5,42,000 से ज्यादा 10 साल से 17 साल के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए दिल्ली में। और दिल्ली में अगर इनकी वाइन पॉलिसी बता दी। अब मैं आता हूँ उनकी हेल्थ पॉलिसी पर। अगर इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर इतना बढ़िया होता, ये सिर्फ चुनावी स्टंटे करते हैं, तो कोविड के दौरान पंजाब में लोग इलाज करवाने ना आते। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। ये आरटीआई के माध्यम से एक निकल के सामने आया कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे, 70% एक दिन खुले। और आज कितने ये बता सकते हैं? उन मोहल्ला क्लिनिक में कितने डॉक्टरों की भर्ती करी, कितने नर्सेज और कितने आज सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये बताने में सफल नहीं होंगे। ये स्कूलों की एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। दिल्ली में 50 मॉडर्न स्कूल बता सकते हैं कहाँ है? नहीं बता पाएंगे। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 10,000 स्कूल हैं, 10 भी नए मॉडर्न 10 से ज्यादा मॉडर्न स्कूल नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि ब्रांडिंग करी 804 करोड़ रुपया। ये भाजपा का आरोप नहीं है। 10 मई 2021 की न्यूज इंडिया की खबर है कि 804 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार अपने प्रचार प्रसार में लगा चुकी है। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ इसका इतना निचला स्तर, इन्होंने तो कोविड के दौरान भी राजनीति दंडी करने का मौका नहीं छोड़ा। और ऑक्सीजन को लेकर इन्होंने शॉर्टेज जनरेट की, उसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। पंजाब के लोग इनके बारे में, इनकी बातों में नहीं आने वाले। और पंजाब के लोग, पंजाब की महिलाएं किसी भी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, 1000 रुपया 2000 रुपया महिलाएं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराबा जैसे जवानों को, नौजवानों को जन्म दिया। ये वो माएँ हैं पंजाब की। पंजाब की माताएं बहनें ये चाहती हैं उनके पति को, उनके पत्नी, उनके पति को, उनके भाई को, उनके बेटे को नौकरी मिले, रोजगार मिले। और जो नौजवान लड़कियां पढ़ रही हैं उनको रोजगार के साधन मिले। सारी पार्टियां, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और ये दोनों, ये तो कह रही हैं हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। पर पंजाब विकसित कैसे होगा? पंजाब को 3 लाख करोड़ का कर्जा है। चलिए पहुंचते हैं प्रीतपाल जी से जवाब ले लेते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि स्थितियां जिस तरीके से हैं उसके अनुकूल किसके फिट बैठेंगी ये सियासी समीकरण, ये देखने वाली बात होगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो पंजाब के सियासी समीकरण को समझने के लिए एएनबी न्यूज़ की टीम जीरो ग्राउंड पर उतरी है और इस बात जानने की कोशिश की है कि दरअसल पंजाब में पंजाब की सियासत किस ओर, पंजाब का सियासत जो है ऊंट वो करवट लेगा, ये जानने की एएनबी न्यूज़ ने पूरी कोशिश की है और पड़ताल की है। तो पंजाब की 117 सीटों पर लोगों के रुझान जिस तरीके से लिए जा रहे हैं टीम के द्वारा, और इसमें तमाम सारी बातें अलग अलग निकल करके आ रही हैं। तो पंजाब में चुनावी फसल कटने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। 20 फरवरी को 117 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री की गद्दी किसके हाथ लगी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि पंजाब की सियासत सिर्फ पार्टियों या जातीय समीकरण पर टिकी है, तो ऐसा भी नहीं है। सूबे की राजनीति में एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसका खासा प्रभाव होता है, वो है डेरे। पंजाब में डेरों का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सिख धर्म के अलावा पंजाब में कई धार्मिक संप्रदाय हैं जिन्हें डेरा कहा जाता है और इन्हें
अक्सर संस्थागत धर्म का गरीब चचेरा भाई भी कहा जाता है। ये डेरे उदार सांस्कृतिक परंपरा की उपज हैं और बहुलता के अस्तित्व और धार्मिक पहुंच के प्रतीक रहे हैं। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इनके उभरने को सिख धर्म के उभार से जोड़ा गया है और इसके बाद जो नामी डेरे अस्तित्व में आए वो थे नानक पंथी, सेवापंथी, निर्मल उदासी और अन्य ऐसे ही डेरे तमाम रहे हैं। लेकिन ये समकालीन डेरे सिख धर्म की कोई शाखा नहीं है। डेरे लंबे समय से पंजाब में धार्मिक आस्था का केंद्र बने हुए हैं और यहाँ डेरा प्रमुख होते हैं जिन्हें बाबा या गुरुदेव नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। और चर्चा में आगे जाएंगे। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक संपादक हमारे चंद्रशेखर त्रिशूल जी भी जुड़ चुके हैं। जमीनी स्तर का, जीरो ग्राउंड का चंद्रशेखर त्रिशूल जी ने बखूबी आकलन किया है और लगातार प्रतिदिन ये जमीनी स्तर पर जाते हैं और लोगों की राय, मशवरा क्या है, किस ओर पंजाब की सियासत करवट ले सकती है। प्रीतपाल जी, अभी आप कह रहे थे कि जिस तरीके से पंजाब की सियासत की नब्ज को हम टटोलने की कोशिश करें, तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारी टीम लगातार कोने कोने पहुंच रही है और यहाँ तक कि शहर से लेकर के गांव गांव, गली गली, कूचों कूचों तक पहुंच रही है और वहां पर कोशिश ये है कि कहीं ये ना हो कि हमने इस गांव में नहीं गए तो इन लोगों की राय नहीं ली। ऐसा नहीं है। जीरो स्तर से जमीनी स्तर पर लोगों की राय ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में किसकी सत्ता आने वाली है। हम सीधे चलेंगे चंद्रशेखर त्रिशूल जी के पास। लगातार ये लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पंजाब के हालात क्या हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, वास्तव में अगर देखा जाए पंजाब का सियासी समीकरण तो क्या कहता है आज की तारीख पर? वर्तमान में हम जो पंजाब को देख रहे हैं, ये पंजाब नासिक से टूटा हुआ पंजाब जो उठ के खड़ा होना चाहता है, वीर लड़ाकों की भूमि पंजाब जो कहीं से एक युद्ध के पेपर लिए हुए हैं। पंजाब को बदलना है और पंजाब में पिछले 2 दशकों में कहीं ना कहीं एक विदेश कई लोग चले गए, कई लोगों के विदेश जाने का सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद एक जो पैसा आया वो कहीं विलासता में कन्वर्ट हो गया। जमीनें जो खेती है वो खेती छूट गई और खेती छोड़ के कई लोग और अन्य व्यवसाय करने लगे। लेकिन आज हम बात कर रहे थे किसानों से, तो मैंने जज को बताया कि देखिए बेशक ये पिछले 2 से 3 दशकों में ये हुआ, 90 के दशक के बाद से 90 के दशक से फिर उसके बाद जो ये 20 साल निकले हैं नई शताब्दी के, इसमें पंजाब कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। लेकिन जो आने वाला दौर है वो निश्चित रूप से मजबूत है, क्योंकि लड़ाकों को धरती है, स्वयं को बचाना जानती है, अपनी भूमि को बचाना जानती है और कहीं पंजाब में स्थान दिया है। पंजाब के एक व्यक्ति से हम जब बात करते हैं तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि पंजाब को एक ऐसे चमकते हुए पंजाब में बदलना है और शायद सरकार या कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक इसमें साथ उनका दे या न दे, लेकिन मन लोग पूरा ऐसा बना चुके हैं। मैं किसी पार्टी से मत जोड़िएगा इसे, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं योगेश, ये लिखालित और सामाजिक टिप्पणी है जो कहीं पंजाब की अंतरात्मा को झकझोरते हुए जो आवाज निकलती है कि पंजाब को खड़ा होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपने नए वैभव के लिए, परम वैभव के लिए और उस वैभव के लिए जिसको पंजाब को सदियों से जाना जाता रहा है कि ये कैसा पंजाब है, लहलाता हुआ फसलों को लहलाता हुआ पंजाब और चमकता हुआ पंजाब। तो वो पंजाब कहीं हम जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में ऐसी प्रेरणा कहीं हमें दिखाई देती है। जो स्वयं पंजाब का एक एक नागरिक ये चाहता है कि अब सरकारों या राजनीतिक दलों से कुछ हो पाए या न हो पाए, वोट होगा निश्चित रूप से किसी के समर्थन में होगा, लेकिन फिर भी ये बात है कि पंजाब को बदलने के लिए आम आदमी और जो पंजाब का नागरिक है, जो पंजाबियत है, उसको बचाने के लिए हर एक पंजाबी पूरी तरीके से हमें जोश में दिखाई देता है और कहता है कि पानी की तस्वीर बदलेगी, पंजाब की तस्वीर बदलेगी और जो बीता है वो बुरा बीत गया है, लेकिन अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसे सरकारों के किसी चुनाव की मैं नहीं जोड़ सकता, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो बदलाव चाहेंगे हम जरूर देखते हैं।
आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल और जिक्र कर लेते हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, दरअसल अभी हमने वही जिक्र किया कि हमारी जब आपकी चर्चा भी हो रही थी, क्योंकि आपने पंजाब की सियासी धारा को बखूबी आकलन करने का और देखने का पूरा प्रयास किया है, कोशिश की है। वही बात जो हमारी आपसे चर्चा हो रही थी, हमने बताया प्रीतपाल जी से कि दरअसल अर्बन एरिया में तो उनकी पैठ बन पा रही है, लेकिन रूरल एरियाज में जो है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारने से मना कर दिया। तो जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता क्या है। देखिए योगेश, हम जब फिरोजपुर, अबोहर, फाजिलका, बठिंडा ग्रामीण की कई विधानसभाओं में हम गए, जिसे आप मानिए, मैं आपको एक विधानसभा है गिद्दड़बाहा, वहाँ का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। वहाँ पे जो मुख्य सत्ता है, पिछले 1975 से समय समय तक 5 से 8 बार तकरीबन वहाँ पर आचार्य परिवार जीता, बादल परिवार जीता। उसके बाद इस मित्र को थोड़ा राजा वड़िंग ने 2 बार से राजा वड़िंग जीते हैं। लेकिन अभी जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं राजा वड़िंग और शिरोमणि अकाली दल की जो डिप्टी ढिल्लो उम्मीदवार है उनसे भी दिखाई दे रही है। उस प्रकार में कहीं आम आदमी पार्टी हमें नजर नहीं आती। मलोट में जहाँ भगवंत मान कल रोड शो कर रहे थे, एक रोड मैप बनाया गया है सियासी समीकरण को देखते हुए कि जहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत कमजोर है या फाइट में तीसरे नंबर पे है, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। और ये 10 से 12 सीटें हम देखते हैं। इसमें आपको एक समीकरण बता रहा हूँ, 10 से 12 सीटों में हालात ये है कि हवा है, हवा से इनकार नहीं किया जा सकता, माहौल पूरा है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा योगेश कि आप बिहार का उदाहरण देखिए कि रैलियों में उमड़ने की भीड़ सरकार नहीं बढ़ाती। नीतीश कुमार हताश हुआ करते थे। ये जो रैलियों में देखने को मिलता है, जो भीड़ देखने को मिलती है, उसको वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाना इन राजनीतिक दलों के लिए, सियासी सुरमाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से जो रैलियां उमड़ती हैं, रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है, वो एक आम बात होती है, लेकिन उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाना ये दूसरी बात होती है। जिस तरीके से अभी हमारे राजनीतिक संपादक त्रिशूल जी बता भी रहे थे, तो सीधे प्रीतपाल सलूजा आपके पास आएंगे। प्रीतपाल जी, जिस तरीके से अभी इस बात को आप नकार रहे थे, स्वीकारने तक के लिए राजी नहीं हो रहे थे, तो आपने सुना किस तरीके से चंद्रशेखर त्रिशूल जी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, सियासी नब्ज को टटोल भी रहे हैं। वो खुद आपको अवगत करा रहे हैं कि वास्तव में हालात कुछ अलग हैं। आप कितना भी देखिए, आप भी कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये थोड़े न कह रही है कि उसकी 10 सीटें आएंगी, 3 सीटें आएंगी, 5 सीटें, वो भी तो कह रही है कि सत्ता पर काबिज हम होंगे। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। तो इस बात को स्वीकारना और ना स्वीकारना ये ठीक है, आपकी बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको भी कहीं ना कहीं देखने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो लिकर पॉलिसी है उसके अंदर हम लोगों ने 800 दुकानें दिल्ली के अंदर कर दी। इनके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल में गूगल बाबा होते हैं, उनको सर्च कर ले। वर्तमान में जो पूर्व की सरकार थी उस समय 480 वहाँ सरकारी ठेके हुआ करते थे, तो वर्तमान में 450 ठेके हैं वहाँ पे। पहली बात, अब चूंकि ज्यादा इनकी बात में गंभीरता इसलिए नहीं रखते कि दिल्ली में इनको कहीं का नहीं हम लोगों ने छोड़ा। दिल्ली में अमित शाह दावा किया करते थे 70 की 60 सीटें दावा किया करते थे। बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें दावा किया करते थे। उनके दावे तो खुश हो गए। लगातार हम लोगों ने गुजरात के अंदर घुसकर सूरत में दूसरे नंबर की आम आदमी पार्टी बन के खड़ी हुई है। चंडीगढ़ में इन्हीं की छाती पे चढ़कर हम लोगों ने मूंग जला है। 14 सभासद हमारे जीत के आए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में विगत दिनों में प्रधानी चुनाव जो निकला है उसमें हम लोगों ने 40 लाख वोट प्राप्त किए हैं। 83 हमारे पंचायत सदस्य है, बीडीसी है और सदस्य अलग चुने गए हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। 2013 में भी हम लोगों ने इनको शिकस्त दी। 2015 में तो पूरी तरह सुपड़ा इनका साफ कर दिया, ऑटो पार्टी बना दी। और 2020 में जब अमित शाह दरवाजे पर्चे बांट रहे थे अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए,
तब भी वहां के दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। इनके दावों में और इनके शब्दों में अब लोग कोई नहीं आने वाले, पहली बात। क्या मैं इनका कहीं वजूद ही नहीं है। अब मैं आ जाऊं, आपने कहा कि चंद्रशेखर त्रिशूल जी ने सर्वे किया और ने हमको ये पाया कि 12-13 सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही है। पहला आप चैनल है जिसमें आपने कहा कि 12 से 13 सीटें आ रही है। मैं समझता हूँ जितने भी नेशनल चैनल है, जरा उनको सुधार दीजिए। ये मैंने नहीं कहा है कि 12 सीटें आ रही हैं। इनका जो बात है वो प्रिंसिपल, ये मैंने नहीं कहा कि 12 सीटें आ रही है। मैंने ये कहा है कि हम 4 से 5 जिलों में जहाँ पे हैं इस समय, जहाँ से निकले हैं, वहाँ पे सबसे 12 वहाँ का आपने सर्वे बताया। त्रिशूल जी ने एक शब्द और कहा कि एक हवा है। तो ये हवा जो है ना, ये जनता की हवा है और जनता के बीच में निकली हवा है। जो पंजाब की जनता ने जो कांग्रेस को चुना था कि उसको कांग्रेस को सरकार बना के देंगे, कांग्रेस श्री गुटका साहब की कसम खा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वो चिट्टा के व्यापारियों को पकड़ेंगे, कई चीजों पे उन्होंने वचन दिया था, हर घर काम देंगे, हर घर में रोजगार होगा। तो वो जब 5.25 साल वो निकले तो पता चला वहाँ कांग्रेस नाम की सरकार चला रही थी, अंतोगतवा जो था वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चला रही थी। ये देश में देख लिया। अभी आपने देखा शब्दों में अभी राजेश जी ने कहा, जो प्रवक्ता भाजपा, इन्होंने कहा कि दिल्ली में ये कोरोना काल में लोगों को सेवाएं नहीं दे पा रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे थे, लोग पंजाब आ रहे थे। आप समझ सकते हो, उस समय पंजाब की सरकार इनकी तो थी नहीं, तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कैप्टन सरकार चला रहे थे। तो पंजाब का इनको कहाँ से सूचना मिल गई कि दिल्ली के लोग पंजाब आ रहे थे? पहली बात। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं त्रिशूल जी के किसी सर्वे पे अपनी उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं बाकी के जितने चैनल हैं, मैं समझता हूँ एक पहला चैनल आप होंगे जिन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की कोई आमा नहीं चल रही। सभी चैनल कोई 60 दे रहा है, तो 50 दे रहा है, तो 59 दे रहा है, तो 65 दे रहा है, तो 70 दे रहा है। यहाँ तक कि एक चैनल ने तो 89 सीटें दे दी है। तो आम आदमी पार्टी जनता के कारण, जो जनता की डिमांड थी, जनता के भरोसे के ऊपर ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक विकल्प के रूप में उतरी है और लोगों ने देखा, लोग अब मान रहे हैं। मैं इस समय प्रभारी हूँ कानपुर का, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। गांव में जाता हूँ, आज भी कई गाँव में था, वहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा आप आम आदमी पार्टी से आए, आप केजरीवाल की पार्टी से आए। भाई दिल्ली में तो उन्होंने कमाल का काम कर रखा है। तो लोगों को समझ में आने लगा है कि दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है, दिल्ली के लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है। तो हम पंजाब के लोग क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हम उत्तर प्रदेश और समझने की कोशिश करिए। दरअसल हमने जो है वो बताया है वो 4 से 5 जिलों का, वो पूरे पंजाब का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपकी नहीं, नो डाउट आपकी 50 से 55 सीटें आ रही हैं, हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी आपके पीछे लगी हुई है। 45 से 50 सीट कांग्रेस की भी है, ऐसा नहीं है। तो भाई ये आंकड़े केवल अभी हम लोग जमीनी स्तर पर लोगों के रुझान ले रहे हैं, लोगों के मन की बात जान रहे हैं। लोग ईवीएम मशीन के सामने होंगे, उस दौरान उनका क्या मन होता है, हो सकता है कि आप ही की तरफ एक साथ पलट जाए, या हो सकता है बीजेपी की तरफ उन लोगों का मताधिकार चला जाए, या कांग्रेस की तरफ चला जाए। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो लोगों के मन में जो बात चल रही है, अभी क्या हवा चल रही है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। पंजाब में जी त्रिशूल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंजाब की जनता तय करेगी ना कि सरकार की क्यों बनेगी। बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, आते हैं अशोक जी आपके पास भी आते हैं, अशोक जी आपके पास आते हैं, प्रीतपाल जी आपके पास भी आते हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं जमीनी स्तर पर जाके कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग, आपकी क्या इच्छाएं हैं। तो वो जब ये बोलते हैं कि हमें कोई बोलता है कि या हम रोटी नमक आटा ये आपको मिल रहा है फ्री का, तो वो उखड़ जाते हैं। जिस मिट्टी में शहादत का खून मिला हुआ है बहुत बड़ा, उसमें कहीं नमक भी उतना ही मिला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग उखड़ जाते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री का, हमें तो सिर्फ रोजगार दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, नशे से मुक्त पंजाब दे दीजिए, और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे दीजिए। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते। और ये कहीं ना कहीं पंजाब के मतदाता का जो जमीन है, मैं बार बार देखता हूँ, बार बार उनसे मिलता हूँ, अनेक आम आदमी पार्टी ने देगी पंजाब में। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। भाई 10 साल भाजपा और
भाजपा और बादल ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने क्या कर दिया? तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिहेवियर कर रही है, हम ये कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। जी देखिए, मैं तो किसी हठधर्मिता, दंभ या अहंकार या कहीं जिसको कहते हैं पूरी हट कर देना मैं नहीं चाहूंगा, मैं तो नहीं कर सकता ये। लेकिन मैं आपको बात बता सकता हूँ कि जो पंजाब की एक रवानी में जो एक नौजवानी है ना, वो राजनीतिक दल अब तक उसको कहीं ना कहीं धोखा देते रहे हैं। और जब आपकी भी चर्चा होती है कि आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे या आम आदमी पार्टी की हवा है, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई ये कह रहा है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ आपसे, जो चैनल या जो लोग ये दावा कर रहे हैं या जो सर्वे एजेंसियां कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, मैं इसको बिल्कुल नकार दूंगा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री सर 10 मार्च को पता चल जाएगा सर। हाँ, 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा। मैं आपके चैनल पे बैठूंगा गिनती वाले दिन सर, आप भी बैठिएगा, मैं भी बैठूंगा। 30 साल से पता ही चलता रहा है, आपकी मेरी कोई दावत नहीं है इस बात की, ठीक है, मेरी कोई दावत आपसे नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्बन वोटर कन्वर्ट हुआ है, लेकिन रूरल बेल्ट में कहीं ना कहीं एक है अभी कुछ जो ऐसा कि जो उनको अभी उन तक पहुंचना बाकी है या उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता इसको पूरी तरह से देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जहाँ छूट रहा है वहां तक भी। ये आपके फायदे के लिए हम बता रहे हैं। दरअसल ये कोई आपसे नाराजगी या किसी से प्रेम नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को एक नजरिए से देखते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है वो बताने की कोशिश करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। आज चर्चा कर रहे हैं हम पंजाब के सियासी समीकरण की। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे हरमेल केसरी जी के पास। हरमेल जी, दरअसल जिस तरीके से सियासी ज़मीन को अगर जीरो ग्राउंड का जिक्र करें तो आप इस बात को कितना भी नकार लें कि वास्तव में जो अंतर कलह है आपके यहाँ की, वो मतदाताओं के बीच में नहीं पहुंच पा रही है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप भले ही कितना उस पर पेंट लगाने के, डेंट करने की कोशिश करें कि दरअसल अंदरूनी सब कुछ ठीक है अंदरूनी, लेकिन बाहर आ ही जाता है कहीं ना कहीं। आपकी पार्टी में बीजेपी तो फिर भी कुछ ना कुछ छिपा ले जाती है, आपकी पार्टी में ऐसा देखने को मिलता नहीं है और इसका बड़ा खामियाजा कहीं आने वाले चुनाव में आपको भुगतना ना पड़ जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है पूरे देश की, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा समुंदर है, हर तरह के लीडर्स, हर तरह का कार्यकर्ता इस पार्टी में है, ठीक है। और जो आपने कहा अंतर कलह नहीं है, ये विचारों की विभिन्नता है, जिसे हम बोलते हैं विचारों का बखरेवा बोलते हैं हम इसको। अगर इंग्लिश में इसको बोलूं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज की फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो एक नहीं, हमारे पास मुख्यमंत्री के 3 या 4 चेहरे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने आज एक दलित मुख्यमंत्री जो पहले से पंजाब को दिया और फिर आज उसका नाम पंजाब के लिए, जो पंजाब में किसी पार्टी ने नहीं किया वो हमने किया है। आज सभी लीडर्स हमारे, चाहे वो नवजोत सिद्धू हो, चाहे रंधावा जी हो, चाहे वो जाखड़ जी हो, सभी चन्नी जी के साथ खड़े हैं और उनको कामयाब करने के लिए खड़े हैं। मैं फिर से आप कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं, आप इसको अंतरकलह जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये अंतरकलह नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो एक नहीं 5-5, 6-6 लीडर हैं जो पंजाब को देश का पहला राज्य पहले भी बनाया है और आगे भी बनाएंगे। तो एक बड़ी पार्टी होने के बाद उसमें अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के नेता आते हैं, तो इसमें आप इसको अंतरकलह मत कहिए। इसको आप ये कह सकते हैं कि जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें बर्तन खड़कते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। ये मुझे कोई कहने में इसमें गुरेज नहीं है। दूसरी पार्टियों ने किसी गरीब परिवार के, किसी एससी परिवार के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का काम आज तक पंजाब में नहीं किया है। आज यही राहुल गांधी जी की और यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। वो चाहते हैं कि एक गरीब परिवार का, एक एससी परिवार का आदमी पंजाब को चलाए और पूरे देश के दूसरे राज्यों में भी हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि एक कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो अगड़ों पिछड़ों, दलितों, गरीबों और सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, ना कि सिर्फ एक धर्म की पार्टी, एक सेकुलर पार्टी है।
ठीक है हरमेल जी, आपने दलित के नाम का कई बार उद्बोधन किया, लेकिन अगर पंजाब में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो ड्रग्स मामला रहा है। जिस तरीके से नशाखोरी को लेकर के बीच बीच में आवाज़ लगातार उठती रही है। आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं इस समय, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लगातार खुद पार्टी में रहते हुए आवाज़ उठाते रहे हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि इन 5 सालों में कहाँ पर स्टैंड करते हैं इस पर सफलता हासिल करने में? कि सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी है जहां पर आपको सबको बोलने का अधिकार है। कोई भी पार्टी अगर किसी नेता या कार्यकर्ता को बात अच्छी नहीं लगती तो वो बोलने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के अंदर दिया जाता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई बोले उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। नाना पटोले जी जो महाराष्ट्र से हैं, जो वहां से सांसद थे, उन्होंने एक सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के सामने बोला था और उनको निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया था। तो हमारा कोई भी नेता किसी भी तरह का विचार उसके मन में है वो राहुल गांधी जी और जनता के सामने रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने फिर कहा है कि स्टैंड आप कहां पर करते हैं इस पे, जो सफलता हासिल करने में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? आपको कितना लगता है कितना काम कर पाए हैं आप इस क्षेत्र में? हमारी सफलता बिल्कुल, आप देखिए 20 तारीख को लोग बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाएंगे और जब 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो उन्होंने 111 दिन में काम किए हैं वो पूरे 5 साल अगले चलेंगे। यही मैं आपके कहकर आपके चैनल से इजाजत लेना चाहूंगा। अभी मुझे दूसरे चैनल पर जाना है तो मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है हरमेल जी। क्या नतीजे होंगे वो आने वाला वक्त बता देगा और किसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे। अशोक जी, बड़ा मुद्दा है ये ड्रग्स को लेकर के, नशाखोरी को लेकर के पंजाब में हमेशा आवाज़ उठती रहती है, सियासत गरमाती रहती है इस मुद्दे को लेकर के, सड़क से सदन तक आवाज़ें उठती हैं। क्या मान रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस ने सफलता हासिल की है? जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए, जिस तरीके से वो सब कुछ करके दिखाया है क्या? क्योंकि हरमेल जी तो यही कह रहे हैं। मैं इजाजत लेना चाहूंगा, कृपया सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। ठीक ठीक हरमेल जी, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता लेकर सुन रहे तो 2 मिनट ठीक रहेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि पूरे देश और दुनिया में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें 178 करोड़ वाला नेता गरीब मुख्यमंत्री, जिसके पास 178 करोड़ रुपया है, वो गरीब है। इनको किसी और ने आरोप नहीं लगाया। इनके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह जी की पत्नी ने बोला कि मेरे से ज्यादा अमीर है वो, तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे गरीब है ये। और ये कहते हैं कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपने मुख्यमंत्री को चुना। इनके मुख्यमंत्री को चुनते ही पहले तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मजबूर मुख्यमंत्री चाहती है, मजबूत नहीं चाहती। फिर उन्होंने कहा मेरे को दर्शनी घोड़ा ना रखना, मैं अरबी घोड़ा हूँ। फिर मैं कहना चाहता हूँ इनके घोषणा करते ही इनके जाखड़ जी राजनीति, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले गए। इनके अपने नेताओं के ओपिनियन अलग अलग हैं। ये किस तरीके से पंजाब के अंदर जाएंगे? नशे के ऊपर चन्नी जी ने क्या पकड़ना था? 111 दिन में अगर कुछ कमाया, जनता के लिए नहीं कमाया, 10 करोड़ जो हनी के पास बनी पकड़ी गई वो कमाया, इसका जग जाहिर हो गया था। और ठीक है, बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे अशोक सरीन जी के पास। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं दूसरा, कांग्रेस की तो सच्चाई मैंने बता दी कि कांग्रेस कहीं नहीं आ रही है। दूसरा, एग्जिट पोल के सहारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने आप को पंजाब में प्रभावी राजनीतिक दल बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि 2012 में जब ओपिनियन पोल आए तो कांग्रेस की सरकार बन नहीं रही थी। जब नतीजे आए तो काली भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। 2012 में जब एग्जिट पोल आए, ओपिनियन पोल आए, तो तब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। तो जब नतीजे आए तो 2 डिजिट में रह गई, 20 सीटें जीत पाई आम आदमी पार्टी। उसी तरह पंजाब के अंदर भी ये 22 के नतीजे आने वाले हैं। और मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे कि हमने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना ली। इतिहास
इतिहास साक्षी है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को बिहाइंड द कर्टन अगर कोई सपोर्ट करता है विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस पार्टी करती है। इसका नतीजा ये है कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तब आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अपना लड़ती है और भाजपा अपना लड़ती है, और तीनों जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर लोकसभा में विजयी होती है। क्योंकि 2015 में कांग्रेस ने सीधा सीधा मदद करी, 2020 में तो कांग्रेस ने अपने बूथ तक नहीं लगाए। पंजाब के चुनाव के अंदर भी ऐसे ही होने वाला है कि पंजाब के अंदर जो इनका पॉलिटिकल सिनेरियो है, नैरेटिव है, इनका एक आकलन है कि यहाँ हम सरकार बना जाएं। इनको शायद ये भूल रहे हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस इनके सहयोग के लिए नहीं, इनके प्रतिद्वंदी की तरह चुनाव लड़ रही है, इनके विपक्ष में चुनाव लड़ रही है। यहाँ कांग्रेस इनको समर्थन नहीं करेगी, इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी, और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो दिल्ली की तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिवर्ट नहीं करवाया जा रहा। और दूसरी बड़ी बड़ी बातें पंजाब मॉडल की कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कभी अब अगली डिबेट में बताएं, जब भी बताएं, कि दिल्ली के अंदर एक इंडस्ट्री कौन सी शुरू करी है बताएं। दिल्ली के अंदर सिवाय बढ़ाए शराब के ठेकों से और इन्होंने कोई काम नहीं किया। और इन्होंने एक नया काम किया दिल्ली के अंदर कि जब कोई महिला शराब के ठेके पर शराब लेने जाएगी तो उसे 30% लेस दी जाएगी। क्या ये पंजाब में आकर महिलाओं को शराब का प्रचलन बढ़ाना चाहते हैं? और इन्होंने यही नहीं करा। और ये दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण की बात आती है तो दिल्ली में एफिडेविट देते हैं कोर्ट में कि पंजाबियों की वजह से दिल्ली में धुआं है, और पंजाब से वोट लेना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि इनकी झूठ में, इनके फरेब में पंजाब की जनता कभी नहीं आएगी, क्योंकि कहते हैं कि जो आग का जला वो पानी भी फूंक मार कर पीता है। 2017 में कांग्रेस ने पंजाबियों के साथ धोखा किया था, झूठा मैनिफेस्टो देकर घर घर नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के पूर्ण कर्जा माफी। मैं समझता हूं कि अब 2022 में देश की जनता आकलन करेगी, देश की जनता देखेगी किन राज्यों में, देश की जनता ये आकलन करेगी कि किन राज्यों में व्यापारियों की, दुकानदारों की आमदन बढ़ी है। इतिहास साक्षी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के जितने व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबकी आमदन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ व्यापारी की आमदन बढ़ रही है, दुकानदार की आमदन बढ़ रही है, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है। सबसे बड़ा जो पंजाब को चाहिए, एक जो असुविधा, असुरक्षा का माहौल है, खौफ का, लूट डकैती जैसे पंजाब में हर रोज हो रही है गोलीबारी, वो लोग आकलन करेंगे। इसका 2017 से जब से यूपी में सरकार बनी हमारी, वहाँ बैंक डकैतियां बंद हो गई, गुंडागर्दी बंद हो गई, फिरौतियां बंद हो गई। उसी की तर्ज पर हम पंजाब में कानून का राज लागू करेंगे। नए पंजाब में हम अन्य राज्यों की तरह जहां दुकानदार, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान की आमदन बढ़ रही है, उसी तरह हम पंजाब के अंदर भी आमदन बढ़ाने का काम करेंगे। और पंजाब के किसानों का आज ही हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं शेखावत जी, उन्होंने भी जो 11 एजेंडा अभी हमने लागू किया है सबसे पहले, उसमें हमने कहा है कि 5 किले से नीचे, 5 एकड़ से नीचे वाले जो किसान हैं उनका पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। हमने हर वो काम शुरू करने का प्रयास किया है। हमने कहा एमएसपी, हम एमएसपी देंगे, जो फलों की खेती करेगा उनको भी देंगे, जो सब्जियों की खेती करेगा उनको भी देंगे, जो दालों की खेती करेगा उनको भी देंगे। और हम सुविधा देंगे किसानों के साथ साथ जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करता है, जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करता है, किसानी की जो सिनेरियो है, जो अपना चार्ट बना है, उसमें इनका भी सहयोग करेंगे। हम वो सारे काम करेंगे जो मजबूर पंजाब को। इस चुनावी वादे में तो सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं। वो हमने भी देखा, आपने देखा। खैर, पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ी सी और जमीनी हकीकत क्या है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, अशोक जी कह रहे हैं कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं व्यापारी बहुत खुश है, आमदनी लोगों की बढ़ गई है, किसान बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है,
फल फूल रहा है, नजर आ रहा है। मतलब बिल्कुल कोई चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है, कोई दुख कोई बाधा है ही नहीं है। जहां इसकी बीजेपी की सरकार है, जहां अन्य दलों की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां सब लोग रो रहे हैं। क्या ऐसा वास्तव में हकीकत है क्या? देखिए योगेश, अब ये कम से कम पंजाब में ये कह रहे हैं कि पंजाब में कोई बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप, मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं बीजेपी का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है। और मान लीजिए फिरोजपुर कहीं घर है, वहां पर कोई छोटी मोटी चैन लग जाए, कोई बड़ा बदलाव की नाइट वॉचमैन एक अभी होती है, या एक नाइट बैट्समैन कहा जाता है क्रिकेट में, कि एकदम चमत्कार हो जाना, हर संगीत कारनामा हो जाना। तो मुझे बहुत विश्वास आपको कहूंगा कि बीजेपी कोई हैरत अंगेज हरियाणा भी जीत रहे हैं, राजपुरा भी जीत रहे हैं। नहीं, आपको आपका अपना आकलन होगा, आप जीत रहे होंगे, लेकिन हमारा आकलन नहीं है ये नतीजे। हम दीनानगर की सीट जीत रहे हैं, हम बल्लुआना की सीट जीत रहे हैं। क्या जीत रहे हैं, क्या नहीं जीत रहे हैं, वो तो ठीक है। आप क्या जीत रहे हैं सर, मैं सुन लीजिए, है ना, हम थोड़ी रोक रहे हैं आपको जीतने से। आप पूरा पंजाब जीत लीजिए, पंजाब में हाईवे तक जीत लीजिए, आप पीएस से जीत लीजिए, भारत की जनता कहती है सर आपको, तो सब जीत लीजिए, कौन मना कर रहा है? मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। दरअसल पंजाब में कोई लैंडस्लाइड किसी राजनीतिक दल की नहीं हो रही है, और दूसरी बात की सरकार बन रही है। और योगेश, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह के समीकरण ग्राउंड लेवल पर नजर आते हैं, कोई दो नहीं कि पंजाब को बाई इलेक्शन देखना पड़े। बहुत स्पष्ट, ये बिल्कुल एकदम सदा हुआ गणित नजर आ रहा है कि पंजाब को बाई इलेक्शन देखना पड़े। और जिस तरह का दूसरी सरकार जो बनने की कहीं एक जो ठीक रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका कोई एक जो बड़ा किसी का कल होता है, स्थानीय स्तर पर जो विधायक है उसी का अपना बड़ा कद है, उसके आगे किसी का कद नहीं है। ये कोई ऐसा पंजाब में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि कोई एक सर्वहारा वर्ग एक पूरे क्षेत्र में रहता हो। यहाँ पर सब अपने आप में ताकतवर है, सबके पास अपना अपना कहीं पूरा सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा मजबूरी में पूरा क्षेत्र नहीं है, सबके अपने अपने बहुत एक पद है। तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर जो राजनीति है, देखो राजनीति अलग है, और जो चंडीगढ़ की राजनीति है वो बिल्कुल अलग है, हम लोग के अलग अलग मायने हैं। और जो यहाँ पर स्थानीय प्रभाव देखने को मिल रहा है, देखिए, क्योंकि भटिंडा ग्रामीण की सीट बताऊंगा आपको, भटिंडा ग्रामीण जिस सीट को ट्रांसफर किया, रुपिंदर कौर होगी कांग्रेस में जाती है आप छोड़ के, और आम आदमी को पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में जाने के बाद वो मनोज सीट पर ट्रांसफर होती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा रुपिंदर कौर रोहिए हो या कोई भी राजनीतिक कद्दावर हो, उनके अपने आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको भी तो पता चला होगा कि दरअसल होने क्या वाला है जमीन पर। तो जो हवा है, हवा को नहीं कहा जा सकता कि यही हवा तूफान बन जाएगी, यही हवा बारिश बन जाएगी, यही हवा काली घटा बन जाएगी। ये कहना बहुत बेईमानी सा होगा। इसमें हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एक 12 या 14 तारीख के बाद एक जो रुझान निकलने लगेंगे, या जब ग्राउंड लेवल पर पता चलने लगेगा कि नहीं साहब एक अब धड़ा अलग होने लगा है, अब बंटवारा होने लगा है वोट का। अभी हो गई, बंटवारा नहीं हुआ है वोट का, सब लोग एक जगह पर बैठ रहे हैं, सब लोग एक जैसी बात कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के मुस्कुरा के वो जो एक रहस्य है उसको बरकरार रखा जा रहा है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, और बहुत कम समय बचा हुआ है, सब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार अशोक सरीन जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, स्थितियां वास्तव में काफ़ी कुछ और कह रही हैं। जिस तरीके से केवल आपका ही हम जिक्र नहीं करेंगे, सभी राजनीतिक दल जिस तरीके से ज़मीनी स्थिति को भांपने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके नज़रिए से कुछ छूट सा रहा है, और वो सब उनको अपने पाले में ही दिखता है। ये आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि जब आप किसी के पास अब वोट की अपील करने जाते हैं, अपने पक्ष में वोट मांगते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हामी भर देते हैं और आश्वासन दे देते हैं कि हाँ साहब हम आप ही के साथ में हैं। लेकिन जब वास्तव में
मतदान केंद्र पे वो मतदाता जाता है तो तस्वीर कुछ और बदली सी नजर आती है। उसको कहीं ना कहीं इस बात का है एहसास, या ये कहें कि उस बात को लेकर के वो पहले से बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है कि हमें किससे मतदान करना है, लेकिन वो किसी से बैर नहीं चाहता, किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता है। इस वजह से वो सभी को आश्वासन दे देता है और शायद मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल उन्हीं लोगों को अपने पाले में देखते नजर आते हैं और सरकार बनाते भी नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी की। क्या गलत कह रहे हैं क्या हम? पहले तो मैं ये एक स्वप्न की दुनिया से सभी को बाहर निकालना चाहता हूँ। ये समय की दीवार पर साफ लिखा है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर नहीं बनाने जा रही पंजाब। ये साफ और जग जाहिर हो चुका है। और जहां तक हम पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर पंजाब की जनता भावुक जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। पंजाब की जनता देखेगी, आकलन करेगी कि अपने चुनावी कारगुजारी में किस पार्टी ने क्या करा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा के चुनावों में या अन्य राज्यों में जो भी मैनिफेस्टो दिए उसके ऊपर काम करा। अगर केंद्र की बात करें तो हमने 370 तोड़ने की बात करी, हमने उसे पूरा किया। हमने राम मंदिर निर्माण की कानूनी पहलू से बात करी बनाने की, तो हमने उसे पूरा किया। हमने वन रैंक वन पेंशन की बात करी, हमने उसे पूरा किया। हमने देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को, देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने की बात करी, हमने उसे किया। हमने देश की विदेश नीति को मजबूत करने की बात करी, हमने किया। हमने देश की सेनाओं को मजबूत करने की बात करी, हमने उसे किया। अगर हम राज्य सरकारों की बात करें, हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने कहा था हम किसानों की पूर्ण कर्जा माफी करेंगे, पर जिसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस फेल हुई। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों को कर्जा माफ की बात करी थी, हमने 24,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। हमने महाराष्ट्र में बात करी, हमने 34,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। हमने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपया। अशोक जी यहाँ को रोकेंगे और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक सरीन जी बने हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हमारी बात थोड़ी सी बीच में रहेगी। देखिए, हम नया पंजाब के लोगों को खुशहाल करने के लिए बनाने जा रहे हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम पंजाब की तरक्की के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र पर काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और पंजाब के अंदर हम सबके पंजाबियों के प्रयास से नया पंजाब का गठन करेंगे, जो पंजाब नशा मुक्त होगा, जो पंजाब भय मुक्त होगा, जो पंजाब बेरोजगारी मुक्त होगा, और वो पंजाब होगा जो पंजाब के अंदर हर गरीब, हर मजदूर, हर नौजवान को रोजगार देने वाला रोजगार युक्त पंजाब होगा। क्योंकि आज पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पंजाब की कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, पंजाब के अंदर शहरियों को सुरक्षा और सुविधा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों के ऊपर एसटी स्कॉलरशिप का घोटाले का आरोप लगा, जिन लोगों पर रेप माफिया का आरोप लगा, जिन लोगों पर 131 लोग जहरीली शराब से मरने का, नशा शराब माफिया का आरोप लगा, वो आज कांग्रेस के उम्मीदवार। तो जो भ्रष्ट लोगों को, जो माफिया लोगों को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना रही है, उनसे पंजाब की जनता कैसे कोई उम्मीद कर सकती है? इसलिए हम कहते हैं कि सभी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता होगा कि कहीं नहीं है। जैसे हरियाणा में मैंने पहले आपको बोला कि हमें देश की पार्टी कहा जाता था, तो आज हरियाणा में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। कोई सपने भी नहीं सोच सकता था कि 14 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी भी ओपिनियन पोल ने नहीं बोला था कि 272 का जादुई आंकड़ा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पार कर पाएगी, और हमने 272 का पार किया। दूसरी बार भी कहते थे अल्पमत की सरकार आएगी, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पिछली बार से ज्यादा 19 में बनाई। इसी तरह पंजाब के अंदर भी पंजाब के व्यापारी सोचने को मजबूर है कि अगर हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश,
और गुजरात का व्यापारी बढ़ रहा है, इन राज्यों का, भाजपा शासित राज्यों का दुकानदार कारोबार बढ़ रहा है, किसान की आमदन बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो पंजाब में क्यों ना हम पंजाब में भाजपा की सरकार बनाएं कि पंजाब के जो नौजवान अपना घर छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं उनको रोका जाए। पंजाब के जो व्यापारी, जो इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो किसी अन्य राज्य में क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे जब पंजाब में ही उनको सुविधा देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए भाजपा की सरकार आ रही है। तो मैं समझता हूँ पंजाब के समझदार मतदाता है, पंजाब के व्यापारी, शहरी, नौजवान, पंजाब का हर गरीब, हर मजदूर, हर दलित समझदार है और जानता है कि पंजाब के अंदर भाजपा एक विकल्प है जो पंजाब को मजबूरी से मजबूती की तरफ लेकर जा सकती है, जो पंजाब की को बदहाली से निकालकर खुशहाली की तरफ, हरियाली की तरफ लेकर जा सकती है। इसका यही एक उदाहरण है। आज सभी पार्टी के लोग निकलकर अगर किसी पार्टी में आ रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये इस चीज का प्रमाण है कि पंजाब के लोग, पंजाब के सभी राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि अगर विकल्प के तौर पर पंजाब के अंदर कोई पार्टी बढ़ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसीलिए आज कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी मीडिया चैनल हो, उस पर भाजपा की बात किए बिना ना तो कोई डिबेट पूरी हो रही है ना। आते हैं अशोक जी, आपके पास आते हैं और आपका पूरा जवाब लेते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से पंजाब के सियासी समीकरण को समझने के लिए एएनबी टीम जब जीरो ग्राउंड पर उतरी तो तमाम सारी चीज़ें नई नई सामने आई हैं। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि उनके मन में क्या है। दरअसल पंजाब का अगर जिक्र करें तो 117 सीटों पर लोगों के रुझान क्या है ये जानने की हमने कोशिश की है। और जिस तरीके से कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपनी पसंद बताया तो कुछ लोगों ने कांग्रेस को अपनी पसंद बताया, और जबकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन उनकी पहली पसंद है, जबकि भाजपा गठबंधन को लेकर के भी कुछ लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता देखने को मिली है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। आरबी उपाध्याय जी, पंजाब के सियासी समीकरण को समझने की अगर कोशिश करें तो दरअसल आपने लंबे समय से पंजाब की सियासत को समझा है। क्या कुछ गणित कहता है, क्या कुछ कैलकुलेशन कहता है आपको 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के पंजाब में? आरबी उपाध्याय जी, तो लगातार जिस तरीके से एएनबी न्यूज़ की टीम जीरो ग्राउंड पर उतरकर लोगों से जानना चाह रही है और लोगों के मन की बात को जानना चाह रही है, और जिसके बाद उसी को हम आपको बताने की कोशिश भी करते हैं कि लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, पंजाब की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। पंजाब की चुनावी मैदान से दरअसल अगर किसानों के आंदोलन का जिक्र किया जाए तो आरबी उपाध्याय जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ में। आपकी आवाज़ मिल पा रही है मेरी? आरबी उपाध्याय जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पंजाब की चुनावी मैदान से किसान के आंदोलन का हम जिक्र कर रहे थे। जिस तरीके के किसानों का आंदोलन का अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं अब मुद्दा गायब सा होता नजर आ रहा है और ये पीछे चला गया है नीचे कहीं ना कहीं। अगर सूची में देखा जाए जो कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोग किन मुद्दों पर अब मतदान करेंगे, उनमें स्वास्थ्य सेवा का भी अपना एक बड़ा मुद्दा खास माना जा रहा है पंजाब में, जिसको लेकर के लोग मतदान करेंगे। और लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना बेहद आवश्यक है, और स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर के ही आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में फोकस भी कर रही है। और स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कहीं ना कहीं इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के
आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है पंजाब में। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों का कहीं ना कहीं ड्रग्स और तस्करी को लेकर के भी एक धड़ा ऐसा है कि जो एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स और तस्करी को लेकर के हमेशा से बीच में कहीं ना कहीं आवाज़ उठती रही है और उस पर सियासत गरमाती नजर आती रही है। और राष्ट्र धर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।